नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुनील केम में आपका स्वागत है। चलिए, आज का विषय है हमारा जो टॉपिक है वो संज्ञा है। संज्ञा के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम। नाम क्या है? किसी का नाम। आगरा, लड़का, क्रोध, मानवता, सभा, पानी आदि सभी क्या है? हमारी संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे आसपास है वो क्या है? सभी संज्ञा है। तो जानते हैं, ये हमारा कभी कभी संशय का प्रश्न बनता है कि संज्ञा अर्थ के आधार पर कितनी होती है और हमारी उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी होती है। अधिकतर प्रश्न हमारा यहीं से पूछा जाता है। तो हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 5 प्रकार की होती है। और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हमारी 3 प्रकार की होती है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा जो हमारी होती है वो कौन कौन सी होती है, चलिए जानते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 द्रव्यवाचक। इसका दूसरा भी नाम है पदार्थवाचक। जहां द्रव्यवाचक ना लिखा हो वहां पदार्थवाचक भी लिखा हो सकता है। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न बनता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। अब बात आती है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो हमारी संज्ञा आती है वो 3 प्रकार की होती है। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अर्थ के आधार पर, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसे बाद में जानते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहला प्रकार होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? सबसे पहले जानिए, परिभाषा के द्वारा जान सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम, विशेष अर्थात उसके हम बहुवचन न बना सके। क्या नहीं कर सके? हम बहुवचन नहीं बना सके, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम। राम क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। गंगा किसी नदी का विशेष नाम है। हिमालय क्या है? पहाड़ों का एक विशेष नाम है, पहाड़ का। बरेली किसी शहर का विशेष नाम है। राधा किसी विशेष लड़की का नाम है। पटना किसी शहर का नाम है। और ताजमहल कोई इमारत है। इसलिए यहां पर क्या होगा? सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नोट करके लिख लीजिए आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले जान गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का स्पेशल नाम, जगह का स्पेशल नाम, किसी शहर का स्पेशल नाम, किसी नदी का स्पेशल नाम, वही हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलिए जानते हैं दूसरे नंबर की जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा से जुड़ी हुई है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों के स्थान पर ही प्रयुक्त होती है। कैसे होती है दोस्तों? जैसे राम हमारी क्या है? राम हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है? एक लड़का है। क्या है? लड़का है। तो परिभाषा से जान सकते हैं हम यहाँ पर कि वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है दोस्तों? किसी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, शहर, इमारत, जानवर, कुत्ता, बिल्ली आदि। देखिए लड़का कैसे है? लड़के जब हमने बोला था कि राम, तो राम हमारा क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। तो राम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? लड़का लिख सकते हैं। नदी, गंगा की जगह पे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? गंगा की जगह पे हमने लिख दिया यहाँ पे नदी। तो शहर, जैसे आगरा था हमारा, तो आगरा के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? आगरा क्या था? एक शहर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वे शब्द, वही हमारे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ताजमहल हमने बोला था, ताजमहल। तो ताजमहल यहाँ पर क्या है? एक इमारत है। यानी कहा जा सकता है कि इनका बहुवचन बनाया जा सकता है दोस्तों। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमारा बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही हमारी जातवाचक संज्ञा उत्पन्न होती है।
तो सबकी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा है क्या होती है और क्या नहीं होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले यानी जो शब्द आते हैं हमारे, जो कि एक जाति का बोध कराते हैं, वही हमारे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए यहाँ पर जानवर लिख दिया है मैंने, जानवर। तो जानवर क्या है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कुत्ता है, कुत्ता अनेक होते हैं, कुत्ता अनेक होता है। अगर इस यहाँ कुत्ते का नाम दे दिया हमने टॉमी, क्या दे दिया गया टॉमी, तो टॉमी हमारे क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन टॉमी क्या है एक कुत्ता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा जातिवाचक संज्ञा होगा। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे नंबर समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जैसा कि नाम से जान सकते हैं हम, समूह, समूह मतलब एक से अधिक व्यक्ति जहां बैठे हों वो हमारे क्या कहलाता है समूह कहलाता है। वे संज्ञा शब्द जो एक का बोधक ना होकर अनेक का बोधक होता है। किसका बोधक होता है दोस्तों, अनेक का बोधक होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, क्या परिवार, परिवार में एक व्यक्ति ना होकर अनेक व्यक्ति होते हैं, इसीलिए यहां पर क्या होगी ये समूहवाचक संज्ञा होगी। फौज, अनेक फौजियों से मिलकर हमारी फौज बनती है। सेना, अनेक जो हमारे पुलिस वाले होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वही हमारी एक सेना बनाते हैं। पुलिस, पुलिस भी क्या है एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सिपाही से ही पुलिस बनती है, अनेक सिपाहियों से क्या बनती है हमारी पुलिस बनती है। ताश, ताश के पत्ते दोस्तों आपने देखा होगा एक पत्ता नहीं होता है, यहाँ अनेक पत्तों को मिलाकर ही हम ताश बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रा पार्टी आपने देखा हो, जो भजन कीर्तन होते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है उसमें एक व्यक्ति नहीं गा सकता है, एक बजाने वाला होता है, एक गाने वाला होता है, और एक क्या होता है दोस्तों एक कुछ और कर रहा होगा, यानी अनेक व्यक्तियों से मिलकर ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है। तो वही हमारा क्या है समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों। टी सेट, टी सेट आप जाने होंगे, तो टी सेट क्या है, टी मतलब चाय का सेट। चाय का सेट हमेशा एक नहीं होता है, चाय का सेट कितने होते हैं अनेक होते हैं, 4-5 कप मिलाकर हमारे क्या होंगे, उसमें प्लेट भी होगी, वो क्या कहलाएगा हमारा टी सेट कहलाएगा। सभा, अनेक व्यक्ति जहां बैठे हो तो वही हमारी क्या होगी सभा हो रही होगी, इसलिए यहां पर क्या होगा एक समूहवाचक संज्ञा होगा। आयोग, जो निम्न व्यक्तियों के गठन से जो बनता है आयोग, जैसे किसी अध्यक्ष को बनाया, सचिव को बनाया, एक सदस्य को बनाया, तो वही हमारा क्या होगा आयोग होगा। इसीलिए हम जान सकते हैं यहां पर जहां एक का बोधक ना होकर अनेक का बोधक होता है, वही हमारी समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते हैं हम संज्ञा हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। 4 नंबर है हमारी ये संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को ही पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा जानते हैं कि वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी पदार्थ, किसका किसी पदार्थ या सामग्री का बोध होता है। किसका दोस्तों किसी पदार्थ या सामग्री का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य, तो सभी जो विज्ञान वाले विद्यार्थी हैं वो सभी जानते होंगे कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, द्रव्य की कितनी अवस्था पाई जाती है, सभी जो लोग जानते होंगे 3 अवस्थाएं पाई जाती है। सभी लोग ठोस और द्रव और गैस, तो ये तीनों अवस्था में जितने भी वस्तुएं हैं, कोई भी पदार्थ है, सभी हमारे ये किस में कहलाएंगे हमारे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे ठोस में हमारा है पत्थर, सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं आएंगी सभी हमारी किस में आएंगी ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में। लकड़ी है, लकड़ी किस में आएगी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में। सोना चांदी ये सभी किस में आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। द्रव यानी जो तरल पदार्थ, जितने भी तरल पदार्थ पाए जाते हैं वो सभी हमारे किस में आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे तेल, पानी, घी, दही। गैस, जितनी भी हमारे वायुमंडलों में गैस पाई जाती हैं तो वो सभी हमारे किस में आएंगी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं भी अनेक गैसों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हमारी ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो क्लियर हो गया होगा जो पदार्थ की जो हमारी 3 अवस्थाएं हैं, वो जहां भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं से मिलकर कोई भी चीज बनी हो तो वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो अब जानते हैं लास्ट और अंतिम भाववाचक संज्ञा। इसमें से प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों, आपको प्रश्न पत्र में ये कहीं ना कहीं इसमें से पूछा जरूर जाएगा। तो दोस्तों इससे जानने से पहले आपने हमारा
चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से जो बच्चे हमारे छूटे हुए हैं, जिनके पास ये नॉलेज नहीं जा रही है, उनके पास कम से कम ये नॉलेज जाएगी। तो जानते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि भाव यानी किसी गुण, इसकी परिभाषा जानते हैं कि किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द। कौन से? भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध। इसे उदाहरण जानने से पहले हम एक और चीज बता देते हैं कि जिस संज्ञा को यानी जिन शब्दों को केवल महसूस किया जा सके, क्या किया जा सके दोस्तों? महसूस किया जा सके, वही हम हमारी क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध है, क्रोध को हम क्या देख सकते हैं? नहीं, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। मिठास, मिठास को भी हम महसूस कर सकते हैं, तो मिठास हमारी किस में आएगी? भाववाचक संज्ञा में आएगी दोस्तों। कालिमा है, मानवता, मानव हमारी क्या है? हमारी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो अपना है, अपना में तो प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हमारी क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो कुछ भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो हमारे आपने जानते होंगे, स्वर क्या कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगाए जाते हैं और उपसर्ग हमेशा आगे लगाए जाते हैं। तो जो हमारे प्रत्यय होते हैं, जैसे त्व प्रत्यय, पन प्रत्यय, ई प्रत्यय, इमा प्रत्यय, ता प्रत्यय और आहट प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय लगाकर हमारी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे अपना में तो प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा दोस्तों? अपनत्व बन जाएगा। तो अपनत्व क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। ममत्व, ममत्व भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। अपना में पन प्रत्यय जोड़ दिया गया दोस्तों तो वो हमारी अपनापन हो जाएगी। तो अपनापन एक क्या है? एक भाव है। भाव हमारा किसमें आता है? भाववाचक संज्ञा में। बचपन, बचपन को हम महसूस कर सकते हैं। दूरी, चढ़ाई, ये हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लालिमा, कालिमा, मानवता, वीरता, इनको सब केवल क्या कर सकते हैं हम लोग? महसूस कर सकते हैं। घबराहट क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए जानते हैं ये हम किसके बारे में पूछ गए। अब तक हमने जाना है, ये हमने अर्थ के आधार पर जाना है। अर्थ के आधार पर पांचों संज्ञाओं के प्रकार हमने बता दिए। अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को भेद। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाओं के 3 भेद होते हैं, उसको भी हम अभी जान सकते हैं। 1 मिनट में ट्रक से जानेंगे। नंबर 1 है रूढ़ संज्ञा, नंबर 2 यौगिक संज्ञा और नंबर 3 योग रूढ़ संज्ञा। कहीं कहीं आपको योग रूढ़ शब्द है इस प्रकार से मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन नहीं, ये संज्ञा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं दोस्तों। आप हमेशा पेपर में आए तो क्या होगा? हमारा 3 भेद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 3 भेद। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जितने भी आए वो 3 लगाना है, और अर्थ के आधार पर हमेशा 5 प्रकार की संज्ञा हो जाती है। नंबर 1 रूढ़, नाम से ही जाना जा रहा है। नाम से जाना, जैसे किससे जाना जा रहा है? नाम से। कि जिन शब्दों के टुकड़े करने पर, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया काम, तो काम को हम तोड़ेंगे का प्लस म, तो का कोई अर्थ है? नहीं है। म का कोई अर्थ है? नहीं है। तो इसलिए हमारे ये क्या है? रूढ़। वे शब्द जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं बने वही हमारा रूढ़ है। जैसे चार, कोई भी शब्द, तो चा प्लस किसी भी शब्द को ले लीजिए, उनको अलग अलग तोड़ने पर अगर कोई अर्थ नहीं बनता है तो वो हमारे रूढ़ संज्ञा कहलाएगी। नंबर 2 है यौगिक शब्द, जिन शब्दों के तोड़ने पर, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर
अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? यौगिक। यौगिक का मतलब एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हुए होते हैं, अलग अलग अर्थ चिपके हुए होते हैं, यौगिक। उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे रसोई घर, शब्द क्या है हमारा? एक ही है, रसोई घर, लेकिन हमने इसको तोड़ेंगे तो रसोई को हमने अलग तोड़ दिया और घर को हमने अलग तोड़ दिया, तो दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हुए दोस्तों। तो इसलिए हमारे यहां पर क्या होगा? यौगिक होगा। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, तो शब्द हमारा क्या है? एक ही है, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो प्रयोग प्लस शाला। जहां भी आपको तोड़ने पर दो अलग अलग शब्द यानी सार्थक शब्द बन जाए, वही हमारा क्या है? यौगिक है। लेकिन जिसमें तोड़ने पर सार्थक शब्द नहीं बने, मतलब नहीं निकले, लेकिन उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़। और जिन्हें तोड़ने पर मतलब निकल जाए, उनका अर्थ बन जाए, तो वही हमारा क्या है? यौगिक। लेकिन ये हमारा तीसरा बिल्कुल ही भिन्न है। जानते हैं कैसे? जिन शब्दों के टुकड़े करने पर अर्थ कोई तीसरा ही निकले, उन्हें हम योग रूढ़ संज्ञा या योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपको यहां नोट कर लीजिए, जितने भी हमारे बहुब्रीहि समास के हैं, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण इसमें आएंगे। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण किस में आएंगे दोस्तों? योग रूढ़ में आएंगे। कैसे? जैसे लंबोदर, तो देखिए एक ही शब्द है जिसके हम टुकड़े करेंगे, लंबा प्लस उदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसका? सभी लोग जानते हैं लंबा उदर किसका है? पेट। लंबा उदर किसका है? पेट किसका है? गणेश जी का है। किसका है? गणेश जी का। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके। सभी को पता होगा दोस्तों, कमेंट में करिए। अब बताइए किसके हैं 10 हैं आनंद? तो मैं बता देता हूं, 10 आनंद किसके थे? 10 सिर किसके थे? रावण के थे। किसके थे? रावण के। यानी जिसका कोई अन्य पद ही प्रधान होता है दोस्तों, वही हमारी क्या कहलाती है? योग रूढ़ संज्ञा कहलाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और जिसको हमारा चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।